तो कोई भी कोलिजन की प्रॉब्लम आए, आपको दो इक्वेशंस चाहिए क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की। तो पहली इक्वेशन हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लेते हैं और दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आगे कुछ केसेस हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमें याद रखने होते हैं डायरेक्टली, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो केसेस फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद रखना ये सारी चीजें सिर्फ तभी वैलिड हैं अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है। तो इसमें पहला केस जो आता है वो पहला केस आता है कोलिजन ऑफ, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो वो आता है कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यानी अगर आपके पास दो ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर तरीके से आइडेंटिकल हैं और उनका अगर कोलिजन होता है तो क्या होगा। तो ऑल्दो तो ये सिंपल प्रॉब्लम ही है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन से, पर इससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा जो आपको सीधे याद रखना है। मैं बोल देता हूं इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ठीक है ना। दोनों का मास ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो दोनों का मास मान लेते हैं हम m। मान लो दिया गया है कि इनिशियली ये चल रहा था ub से और ये चल रहा था ua से। अगर कोलिजन होना है तो ua बड़ा होगा ub से, ये हमें पता है। कोलिजन होने के बाद फाइनली मान लेते हैं कि a की जो वेलोसिटी है वो आगे हो जाती है va और b की जो वेलोसिटी है वो आगे हो जाती है vb। ये मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है ना। मास तो दोनों का mm ही है। तो सबसे पहली चीज इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली vb बड़ा हो जाएगा va से, तभी तो सेपरेशन होना स्टार्ट होगा। पहली इक्वेशन लिखेंगे आप, इक्वेशन 1 आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू वी ए प्लस m इंटू वी बी, ये सॉरी u इनिशियल, चलो मैंने फाइनल पहले लिख दिया, ये होना चाहिए m इंटू यू ए प्लस m इंटू यू बी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आप लिखते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। क्या लिख सकता हूं मैं, E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 है। सेपरेशन की वेलोसिटी हमेशा vb माइनस va ही आती है और अप्रोच की वेलोसिटी इस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं ua माइनस ub। समझ आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा vb माइनस va, ये होना चाहिए ua माइनस ub। यह है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ऑब्वियसली पूरी एक प्रोसेस में मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहां से मुझे मिलेगा 2vb इज इक्वल टू 2ua, यानी कि मैं कह सकता हूं vb इज इक्वल टू ua। इस वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो और फाइंड करो va यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ a, तो वो आपको मिलेगी ub। क्या खास बात है इस रिजल्ट के बारे में, अगर तुम ध्यान से देखो तो b की फाइनल वेलोसिटी a की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है और a की फाइनल वेलोसिटी b की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। तो जब भी मासेस सेम हो आपको सीधा सीधा रिजल्ट याद रखना है, व्हेन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, व्हेन आइडेंटिकल when identical objects collide, their velocities आर इंटरचेंज। और ध्यान रखना मैंने वेलोसिटी बोला है यानी डायरेक्शन के साथ उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिया जाए तो हम बार बार उसे सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो मुझसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है ए
और एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों का मास m है, इनिशियली ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कोलिजन के बाद मैं इनकी डायरेक्टली स्पीड बता सकता हूं कि B और A की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड और B की होगी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? सिमिलरली अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है A जो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक ऑब्जेक्ट है B जो इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, दोनों का मास अगर सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये हर जगह लेके चलना है, E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1, तो मैं फाइनली इनकी वेलोसिटी बता सकता हूं, A की वेलोसिटी B को दे दो और B की वेलोसिटी A को, तो B की वेलोसिटी A को देंगे तो वो इधर आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और A की देंगे B को तो वो इधर आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? यानी जब भी दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहला केस याद रहेगा। सिमिलरली देख लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अ हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट। तो यहां आपको मान के चलना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत हैवी है। मान लो ये A मान लेता हूं और ये B मान लेता हूं मैं। इसकी स्पीड अगर मुझे दी गई है UB, इसकी स्पीड मुझे दी गई है UA, ये M ले लें, ये M ले लें, तो दिया गया है कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m। ठीक है, तो ऐसे केसेस में याद रखना, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो जो सबसे जरूरी चीज आपको याद रखनी है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन विल नॉट वर्क। इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन काम नहीं करता है। बेसिकली हम ये कह देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ m remains unchanged, remains unchanged। जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसकी ना डायरेक्शन बदल सकती है, ना उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल सकता है। तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो याद रखना है द इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिमेन्स वैलिड, रिमेन्स वैलिड। यानी ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इक्वल करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। अरे समझ आया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको ये इक्वल कर देना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। सिर्फ इसी एक इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करोगे। क्लियर? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा बोला जा रहा है आपको कि एक वॉल है हमारे पास, ठीक है ना, और ये वॉल जो है ये आगे चल रही है भाई 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल है आपके पास जो आगे चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से। बात समझ आई? या एक सेकंड, इसका आंसर थोड़ा विचित्र आ जाएगा। वो चल रही थी, मैं मान लेता हूं 12 मीटर पर सेकंड से। समझ आई बात? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया गया है, E इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है ना? तो बड़ा ही आसान है। आपको चीज याद रखनी है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वॉल का मास दिया ही नहीं है, मास की कोई बात नहीं की है, ये भी एक हिंट होता है कि वॉल बहुत बड़ी है, तो मैं यहां केस ले रहा हूं कि m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ आई बात? फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, वॉल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो 10 से ही चलने वाली है। आप मान लो कि आपकी बॉल पीछा करने लग जाती है v से, तो ऑब्वियसली कोलिजन के पहले तो अप्रोच हो रही होती है। अप्रोच कितने से हो रही है, वॉल आगे भाग रही है 10 से, बॉल पीछे उसके भाग रही है 12 से, तो दूरी कम कितने से हो रही है, तो वो हो रही है 12 माइनस 10 से। अरे सही बोला क्या मैंने? बाद में सेपरेशन हो रहा है, ऑब्वियसली बॉल और वॉल के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो वॉल जो है ज्यादा तेज चल रही होगी। कितना ज्यादा तेज चल रही होगी, वो हम सीधा देख सकते हैं 10 माइनस वी से। समझ आई बात? यहां से आपको v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल उसका पीछा करती है कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हुआ क्या? आपको बस अप्रोच की वेलोसिटी और सेपरेशन की वेलोसिटी, इन्हें क्या कर देना होता है, इक्वेट। अगर क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, सभी लोग उसका आंसर दें। ठीक है, मान लेते हैं एक बॉल हमें दी है और एक ये बॉल है ए बी, इसका मास हमें 1000 m दिया गया है, इसका मास आपको 0.1 m दिया गया है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी आपको दी गई थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी दी गई थी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बतानी है फाइनल स्पीड ऑफ ए। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो क्योंकि यहाँ पे मास भले ही दे दिया गया है पर आप डिफरेंस देख सकते हो, 10,000 गुना का अंतर है, तो ऑब्वियसली दूसरे का मास नेग्लिजिबल हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। तो बी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बी भारी भरकम आदमी है, वो अपना 20 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। ए की हालत खराब हो जाएगी, ए को ऑब्वियसली अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ जाएगी, वो किसी वी स्पीड से जाएगा। तो वी सेपरेशन ये हमें इक्वल करना है वी अप्रोच के। तो कोलिजन से पहले आप देख सकते हो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कम हो रही थी वो 10 प्लस 20 यानी 30 से कम हो रही थी, है कि नहीं? जबकि सेपरेशन होना है तो ए को तेज चलना पड़ रहा होगा, तो कितने से चलेगा, v से, माइनस पीछा किया जा रहा है 20 से, v का आंसर आपको क्या मिलता है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी ए की जो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हो सकता है कई जगह आपको इसके फॉर्मूले बताए जाएं, पर मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है फॉर्मूला रटने का। सिंपल सिंपल हम क्या याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई डाउट किसी को? चलो तो फिर आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है जिसका मास m दिया गया है, और यहाँ एक बॉल रखी गई है जिसका मास भी m दिया गया है, यह है a और यह है b। आगे दूसरा सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, मिट गया अपने आप। दूसरा सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जिसकी रेडियस आपको कुछ दे दी गई है, मान लो 10 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 दी गई है, ये हाइट मैं बोल देता हूं h। तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ h सच दैट b completes circular track, b completes circular track। बढ़िया श्रेष्ठ। चलो देखो, तो बॉल नीचे रोल होके आएगी, हमें पता है जब a यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, और b यहाँ पे रेस्ट पर है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब a और b का कोलिजन हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि a की वेलोसिटी b को मिल जाएगी और b की वेलोसिटी a को। b रेस्ट पे था तो अब मैं कह सकता हूं कि a रेस्ट पर आ जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b के पास जो a के पास वेलोसिटी थी वो आ जाएगी।
अब अगर b को पूरा ट्रैक कंप्लीट करना है तो इस v की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए √5gr। अरे समझ आता है कि नहीं? टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक। बस अब ए के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूं। उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि होगा mgh, ये बदल जानी चाहिए हाफ mv² में। यानी gh की वैल्यू मुझे मिल जाएगी हाफ इंटू v²/2, यानी 5gr/2। g से g कट जाएगा, रेडियस आपको 10 दी गई है, ये हो गया 50/2 यानी कि 25 मीटर। तो आपको 25 मीटर मिनिमम हाइट से ए को रिलीज करना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन खत्म होने के बाद हम अगले ऊपर चलते हैं जो कि है परफेक्टली इनइलास्टिक या जिसे कहा जाता है प्लास्टिक कोलिजन। किसे कहेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन? जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हो। यानी आप ये सीधा सीधा कह सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन ये 0 होती है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है यानी सेपरेशन होता ही नहीं है। तो होता क्या है कि ए और बी, ठीक है ना, एम ए एम बी, ये चल के आया यूए से, ये चल के आया यूबी से, ये आते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को डिफॉर्म करते हैं, जितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पॉसिबल है वो होता है, और बस डिफॉर्मेशन ही रह जाता है, ये वापस से सेपरेट होते ही नहीं है, और ये किसी कॉमन स्पीड से चलने लग जाते हैं। बात समझ आई? और ये जो कॉमन स्पीड होती है v, यही v कहलाती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं वो आपस में जब टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाती है, सेम, और वो कॉमन वेलोसिटी इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। तो अगर आप मोमेंटम कंजर्व कर दो, अगर हम मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दें तो मैं सीधे सीधे से बता सकता हूं कि वेलोसिटी जो कॉमन आएगी वो हो जाएगी ma/u(a) प्लस mb/u(b) बाय ma+mb। बस इतना सा आपको याद रखना है, सबसे आसान कोलिजन यही है। अब जैसे कि हमें पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस कितना होता है, 0। इनिशियली सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा डिफॉर्मेशन एनर्जी में जरूर जाता है, एक समय पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी भी आती है, पर फाइनली वो सेपरेट हो जाते हैं, अपना पूरा शेप रीगेन कर लेते हैं, और फाइनली भी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन में पूरी कहानी सेम चलती है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक। यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में तो आता है, पर वो एनर्जी आपको वापस नहीं मिल पाती, वो सारी की सारी डिफॉर्मेशन के फॉर्म में ही रहती है। तो मैं कह सकता हूं कि डिफॉर्मेशन एनर्जी फाइनली इज मैक्सिमम इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। या मैं ये भी कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी ऑब्वियसली क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बात समझ आई क्या? बड़ा ही आसान सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास 10 kg है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बी जिसका मास 20 kg है, यह आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, यह आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। आपको बतानी है पहली चीज फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी, और दूसरा आपको बताना है डिफॉर्मेशन एनर्जी।
डिफॉर्मेशन एनर्जी मैक्सिमम। ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो, तो बड़ा ही आसान है। हम सिर्फ इनिशियल मोमेंटम को इक्वल कर देंगे फाइनल मोमेंटम के। तो 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10, ये हो जाना चाहिए फाइनली टोटल मास 30 हो जाएगा इंटू वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिल जाएगी वो मिल जाएगी 40/3 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनली दोनों इतनी वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट। डिफॉर्मेशन एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस फाइनली हाफ टोटल मास हो जाएगा 30 kg इंटू वेलोसिटी 40/3 का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं? सॉल्व करने से डिफॉर्मेशन एनर्जी आपको मिलेगी 1000/3 जूल। कोई डाउट किसी को? ओके, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दी गई है जिसका मास m है और इसकी स्पीड जो है आपको दी गई है v। तो ऐसे 100 बॉल्स रखे गए हैं, e की वैल्यू 0 है। आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल्स। बहुत ही आसान सवाल है। ट्राई करो। बाकी सारे बॉल्स रेस्ट पे थे, सिर्फ इनिशियल बॉल को मूव किया जा रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इक्वल कर दो फाइनल मोमेंटम के। इनिशियली मोमेंटम m इंटू वी, फाइनली 100 की 100 बॉल्स टिक हो जाएंगे, तो 100m मास हो जाएगा इंटू वी कॉमन जो भी होगा इनका। यहाँ से v कॉमन की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिल जाएगी v/100। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो कि आपको दिया गया है एक बॉल जिसका मास m है, उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है ना? और यहाँ एक पोल है, यहाँ आपको दिया गया है 120 मीटर की दूरी पे ये पोल है। ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे दी गई है 45 मीटर। और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई थी 2m मास की। ई की वैल्यू आपको 0 दी गई है। आपको बताना है फाइनल डिस्टेंस वेयर बॉल्स लैंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ट्राई करो। चलो देखो, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है इस तरह से। तो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। बात यह है कि जिस पोल के ऊपर बॉल को रखा गया है वो बेसिकली मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है इसके प्रोजेक्टाइल के टाइम पे। तो जो बॉल ए है उसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बचेगी, जो कि होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिचुएशन है कि m मास 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और यहाँ आपकी एक 2m मास की बॉल है जो कि रेस्ट पे रखी हुई है। E की वैल्यू आपको दी गई है 0। तो ऑब्वियसली दोनों चिपक जाएंगे और एक कंबाइंड बॉल फॉर्म कर देंगे 3m मास की। उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कुछ वो v है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से 40m प्लस 0 ये हो जाना चाहिए 3mv।
तो v की वैल्यू हमें यहां से मिलती है 40/3 मीटर। बात समझ आई? यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन यहां पे जब दोनों बॉल्स होंगी तो उनकी स्पीड आगे 40/3 मीटर है। अब ये सिचुएशन बन जाती है कि ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे दो बॉल्स हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है 3m मास की विद अ स्पीड ऑफ 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो उनका पाथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता करनी है x। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, नीचे गिरने का टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। तो ये हो गया √2 × 45/10, ठीक है ना, जो कि हो गया 3 सेकेंड। तो नीचे आने का टाइम आपके पास 3 सेकेंड है और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 40/3 मीटर पर सेकेंड है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40/3 x की स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड, यानी कि 40 मीटर। तो फाइनली दोनों बॉल्स जो आगे जाके गिरती हैं, कितना आगे जाके गिरती हैं? 40 मीटर आगे जाके गिरती हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो आपको कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 120 + 40 यानी कि 160 मीटर। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? तो कुछ नहीं करना होता, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में तो सिर्फ दोनों बॉल को कंबाइन करके एक सिंगल बॉल बना देनी होती है और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होता है। कोई दुख किसी को? बताओ। कोई बात नहीं आशुतोष, चलो फिर आगे चल लेते हैं तीसरे टाइप का कोलिजन जो कि कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी जहां E की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा ही आसान है, सेम मेथड है सब कुछ। इक्वेशन 1 आप फॉर्म करते हो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, और इक्वेशन 2 आप फॉर्म करते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को ये दोनों इक्वेशन लिखनी आती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से, है कि नहीं? तो डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं दो बॉल्स A और B, मास ले लो आप m और 2m, इसकी वेलोसिटी ले लो, मान लो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये ले लेते हैं रेस्ट पे, पहला क्वेश्चन है इसलिए। E की वैल्यू दी गई आपको 1/2। पहली चीज आपको बतानी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ A एंड B, और दूसरी चीज आपको बतानी है डिफॉर्मेशन एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन A की स्पीड हो जाती है VA और B की स्पीड हो जाती है VB। क्या लिख सकता हूं मैं? सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, तो m × 20 + 0, ये होना चाहिए m × VA + 2m × VB। यानी पहली इक्वेशन आ गई 20 इज VA + 2VB। दूसरा आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, जो कि इस बार हमें दिया गया है 1/2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा VB - VA अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी हम देख सकते हैं 20 है। यहां से मिलेगा VB - VA इज इक्वल टू 10। यह इक्वेशन नंबर 2। दोनों का अगर आप ऐड कर देते हो तो 1 + 2 करने से हमें यहां मिलेगा 3VB इज इक्वल टू 30, या VB की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। पुट कर देंगे तो A की वेलोसिटी हमें मिल जाएगी यहां से 0, यानी A स्टॉप हो गया है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है डिफॉर्मेशन एनर्जी, यानी K इनिशियल - K फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ × m × v²। इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमें दी गई थी कितनी? 20।
दूसरे के पास तो थी नहीं, माइनस फाइनली हाफ m इंटू वेलोसिटी a की हो गई है 0 प्लस हाफ 2m इंटू बी की हो गई है 10। ये आपको मिल जाएगा 200m माइनस 100m, यानी कि 100m जूल। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट किसी को? तो मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। पहले ए और बी एक दूसरे की तरफ जाएंगे, कोलाइड करेंगे, या तो दोनों लेफ्ट में चलने लग जाएंगे तो सी की स्पीड 0 ही रह जाएगी। अगर बी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो फिर वो सी से भी कोलाइड करेगा और फिर आपको सी की भी फाइनल स्पीड बतानी है। ठीक है, चलो देखो। तो पहले ए और बी का कोलिजन कराना है, तो मैं मान लेता हूं कि फाइनली कोलिजन के बाद ए एंड बी के लिए कर रहे हैं। पहले हम ए जाने लगता है इधर वी ए से और बी भी जाने लगता है इधर वी बी से। तो मोमेंटम कंजर्व अगर किया जाए तो 2m इंटू 40, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है मैंने, तो मोमेंटम ऑफ ए 2m इंटू 40 माइनस, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, m इंटू 20। ये होना चाहिए फाइनली 2m इसका मास है, m इसका मास है, तो 2m इंटू वी ए प्लस m इंटू वी बी। तो ये हुआ 80m माइनस 20m यानी कि 60। ये होना चाहिए 2va प्लस vb। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो E जो कि है 1/2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vb माइनस va अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी। अप्रोच की वेलोसिटी हम देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दोनों ही अप्रोच कर रहे हैं, तो टोटल हो जाएगी आपके पास 60। यहां से मिलेगा vb माइनस va, ये होना चाहिए 30। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहां आपको मिलेगा 3va, ये होना चाहिए 30, या a की वेलोसिटी आपको मिल जाती है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कोलिजन के बाद a जो है कितनी स्पीड से चल रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ ही चल रहा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर vb कैलकुलेट करें तो वो है va प्लस 30, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी b की। लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, पर मुझे ये समझ आ गया कि बी राइट में ही चलेगा, तो अब आपको बी एंड सी के लिए करना पड़ेगा। बी जिसका मास है m, वो राइट में जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और सी जिसका मास m है वो है रेस्ट पर, और इनके लिए e की वैल्यू 0 दी गई है। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, फाइनली b प्लस सी एक साथ मूव करेंगे, 2m मास और वेलोसिटी होगी कुछ v। मोमेंटम कंजर्व करें तो मिलता है 40m प्लस 0, ये हो जाना चाहिए 2m इंटू वी, और v की वैल्यू मुझे मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फाइनली वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c, क्योंकि दोनों चिपक गए हैं, और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई क्या? तो a की वेलोसिटी राइट में 10 और b और c की वेलोसिटी राइट में 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को तो पूछे अभी। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m है और उसे यहां से ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अ हाइट h। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ग्राउंड के साथ आपको दिया गया है। ग्राउंड के साथ उसकी वैल्यू है E। तो आपको चीज बतानी है पहली तो, स्पीड एट विच बॉल बाउंसेस बैक, बॉल बाउंसेस बैक आफ्टर nth collision, nth collision। और सेकंड है हाइट अप टू विच, हाइट अप टू विच बॉल बाउंसेस आफ्टर nth collision।
अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से करना। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज तो जो हम देख सकते हैं कि बॉल जो है एच हाइट से वो ड्रॉप होती है, तो जब वो नीचे स्ट्राइक करने वाली होगी पहले कोलिजन से पहले, उसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये स्पीड हमें पता है, रिजल्ट डायरेक्टली √2gh, यानी बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन तो कितनी है? √2gh है। अच्छा, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई इस कोलिजन के लिए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसे मैं v नाम दे रहा हूं, ये हो गई v। तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? तो e होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको जो मिलेगी वो मिलेगी ev। यानी पहले कोलिजन के बाद बॉल जब बाउंस बैक करेगी ऊपर तो उसकी स्पीड होगी ev। अगर वो ev से ऊपर जाएगी तो फिर वापस घूम के जब नीचे आएगी तो उसकी स्पीड फिर से नीचे की तरफ कितनी होगी? ev। सेकेंड कोलिजन, ये था फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद। सिमिलरली सेकेंड कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा? अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? ev। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी इस केस में? e टाइम्स ev। यानी अब वो बाउंस बैक करेगी वापस से कितने से? e²v से। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो फर्स्ट कोलिजन के बाद वो बाउंस बैक की ev से, सेकेंड कोलिजन के बाद वो बाउंस बैक की e²v से। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे, nth कोलिजन के बाद वो बाउंस बैक करेगी विद स्पीड e की पावर n v से। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बाउंस बैक की स्पीड आपको मिलती है e की पावर n √2gh। कोई डाउट इसमें? मैंने सिर्फ ये देखा कि एक कोलिजन के बाद वो बाउंस बैक कितने से करती है, ठीक है ना। e है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, तो बॉल ने ग्राउंड को अप्रोच किया था कितने से? v से, तो वो बाउंस बैक की ev से, ऊपर गई नीचे आई फिर से टकराई ev से, तो अब e टाइम्स ev से वो वापस बाउंस बैक करेगी। तो हमें एक जनरल पैटर्न दिख गया। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट हो जाता है हाइट अप टू विच द बॉल विल बाउंस आफ्टर nth कोलिजन। तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर nth कोलिजन आपको मिल चुका है कि बॉल ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है विद अ स्पीड ऑफ e की पावर n √2gh। तो यही तो जाके मैक्सिमम हाइट में कन्वर्ट होगी। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दी हुई है? तो काइनेटिक एनर्जी ये बदलने वाली है पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mvb का स्क्वायर nth कोलिजन के जस्ट बाद। ये हो जाना चाहिए mgh आफ्टर nth कोलिजन। h आफ्टर nth कोलिजन आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1/2g इंटू vb का स्क्वायर, यानी e की पावर 2n इंटू 2gh बाय 2g। यहां से आपको मिलती है हाइट आफ्टर nth कोलिजन e की पावर 2n इंटू h। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। तो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी थी और उस हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया है। अच्छा क्वेश्चन है, रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था मेनली आपका हेड ऑन कोलिजन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ओब्लिक कोलिजन और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में सेंटर ऑफ मास खत्म हो सके, ठीक है।